देखिए इसमें पहला प्रश्न था कि धागर शब्द का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो धागर शब्द का जो अर्थ है वो भाड़े का मजदूर। क्या है? भाड़े का मजदूर। इन्हें कहां से? 18वीं शताब्दी के अंत में कहां से लाया गया था? तो छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र से लाया गया था। और ये थे उराव, मुंडा, लोहार आदि आदिवासी जाति से क्या होते थे? मेल खाते थे। और इन्हें क्या लाया गया था? तो नील की खेती में सहयोग के लिए चंपारण लाया गया था। और इन्हें कैसा, किस तरह का व्यवहार कहते हैं? यहां इनको गुलाम बनाकर रखा जाता था, गुलाम का जीवन जीना पड़ता था। ये अपने लोगों के साथ उराव भाषा में बात करते थे तथा अन्य लोगों के साथ भोजपुरी में भी ये बात करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की पाठ के आधार पर थारुओं की कला का वर्णन करें। तो पाठ के आधार पर थारू जाति के लोग जो गरीब होते थे, थारू जाति के लोग क्या होते थे? तो थारू जाति के जो लोग होते थे वो गरीब होने के बाद भी बड़े कला प्रेमी होते थे। मतलब ये लोग गरीब होते थे, थारू जाति के जो लोग होते थे गरीब होते थे, फिर भी गरीब होने के बाद ये बहुत ही कला प्रेमी होते थे। वे अपने घरेलू बर्तनों को रंगीन सेंक से बना लेते थे जो कि बड़ा सुंदर लगता है। अब देखिए घड़ा उड़ा जो बनता है उसमें अगर रंगीन कलर अगर कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। वे नृत्य एवं गायन में भी बड़े निपुण होते थे। मतलब नृत्य करने में, गायन करने में बहुत ही निपुण होते थे। कौन सा जाति? तो थारू जाति। उसके बाद सीप के झालर भी बड़े सुंदर रूप में बनाते थे। मूंछ से भी ये चटाई आदि बड़े कलात्मक ढंग से बना लेते थे। इन सबों में नव वधुओं का अलंकार सर्वोत्तम होता था। वह अलंकार के साथ पति को खेत में भोजन पहुंचाती थी और मौरी के किस्म का अलंकार होता था। मतलब आप देखिएगा मूवी वगैरह में आप देखे होंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, जो कि देसी फिल्म के बारे में दिखाया गया है, उसमें अपने पति के लिए जो है उनकी जो पत्नियां होती है माथे पर एक टोकरी टाइप का रखकर खाना पहुंचाती है उनको खिलाने के लिए खेत में। तो ये बहुत ही सुंदर दृश्य के बारे में थारू जाति के जो लोग थे और उनकी जो पत्नियां होती थी ऐसा करते थे और बहुत ही अच्छा लगता था। उसके बाद है कपिल वस्तु मगध जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से किया था? इसके बारे में है कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से किया था? तो बुद्ध ने नेपाल के निकट भिखना थोड़ी में बहने वाली नदी परई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की होगी। इसमें कहीं कहीं पर गंडक नदी से भी यात्रा की होगी। ये बात इसमें कि कहा प्रश्न था कि कपिल वस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की? तो इस प्रकार के मार्ग से की जिसमें नेपाल के निकट कौन सा था? भिखना थोड़ी में बहने वाली नदी की परई के रास्ते बुद्ध ने मगध तक की यात्रा की होगी। और कहीं कहीं पर इसमें गंडक नदी से भी इन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो गोरे नीलहे किसानों के साथ पशुवत व्यवहार करते थे। गोरा किनको कहा गया? तो गोरा अंग्रेज को कहा जाता है। गोरा क्या करते थे? तो जो भारत के लोग हैं और भारत के जो किसान हैं उन किसानों पर इन्होंने पशुवत व्यवहार करते थे। किसानों के द्वारा तनिक भी विरोध करने पर उनके घर जला दिया जाता था। किसान अगर उनके विरुद्ध, जब भारत देश गुलाम था और उस गुलामी के गुलाम बनाने में जो अंग्रेज का हाथ था और अंग्रेज गुलाम बनाकर रखा था, उस गुलाम में अगर किसान थोड़ा भी विरोध करते थे तो उनको घरों को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था और उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। जिस मार्ग से अंग्रेज जाते थे उस पर पशु ले जाना मना था। मतलब जिस मार्ग से अंग्रेज जाएंगे उस मार्ग से पशुओं को ले जाना क्या था? मना था। उसने बेगार काम लिया जाता था, उन्हें नजराने के रूप में भी देना पड़ता था। विरोध करने पर जेल में बंद कर दिया जाता था, मारा पीटा जाता था। मतलब अगर वो विरोध करते तो उनको जेल में भी क्या किया जाता था? बंद कर दिया जाता था और उनको मारा पीटा जाता था। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों की गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली? क्या कारण था जो अंग्रेज ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं लिया? तो इसके बारे में मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण बिहार में अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन तेज रहा था।
तेज हो रहा था। मुंडा आंदोलन उग्र रहा था। दक्षिण के आंदोलन, मतलब ये गंगा पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाया, जिसका कारण था कि दक्षिण बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन तेज हो रहा था। मतलब दक्षिण जो बिहार है उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन था वो तेज हो रहा था। साथ साथ में एक और आंदोलन था जिसका नाम था मुंडा आंदोलन, जो था उग्र हो रहा था। का प्रभाव उत्तर बिहार पर न पड़े, इसलिए अंग्रेज ने पुल बनाने पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। मतलब दक्षिण बिहार में जो था अंग्रेज के प्रति जो विरोध था वो उग्र हो रहा था। मुंडा विद्रोह भी जो था उग्र हो रहा था, जिसके कारण अंग्रेज ने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। अगला प्रश्न में प्यारे बच्चों कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। तो आपको पता होगा, इस पाठ में आपने पढ़ा था कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए जो गांधी जी थे उन्होंने विद्यालय खोला था। लगभग 3 विद्यालय खोला था 3 गांवों में, जिसमें पहला जो गांव था उस गांव का नाम था बरहरवा, दूसरा जो गांव था उसका नाम था मधुबन, और तीसरा जो गांव था वो था भितिहरवा। तीनों में योग्य और चरित्रवान शिक्षकों को भेजा था, जो कि बच्चों को क्या करे, अच्छा शिक्षा दे। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार फिर से देख लेंगे कि चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए गांधी जी ने 3 आश्रम विद्यालय खुलवाए। कितने? 3। कौन कौन? तो बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। तीनों में योग्य शिक्षक और चरित्रवान शिक्षकों को क्या किया, भेजा था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गांधी जी शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। प्रश्न कहता है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे, मतलब वो शिक्षा के प्रति आदर्श थे। तो प्रश्न कहता है कि गांधी बुनियादी शिक्षा के हिमायती थे। किसके शिक्षा के? गांधी जी बुनियादी शिक्षा के क्या थे, हिमायती थे। वे शिक्षा के माध्यम से छात्रों को स्वावलंबी और चरित्रवान बनाना चाहते थे, इसलिए अपने आश्रम विद्यालयों में काफी चरित्रवान शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया। वे वे पुस्तकीय ज्ञान से अधिक व्यवहारिक ज्ञान पर बल दे देते थे। अंग्रेज की शिक्षा के स्थान पर स्वदेशी शिक्षा की स्थापना उनका आदर्श था। मतलब जो गांधी जी थे, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं, जब इन्होंने चंपारण गया तो चंपारण में शिक्षा व्यवस्था के लिए इन्होंने 3 स्कूल का निर्माण करवाया था, और उस तीनों स्कूल में उन्होंने आदर्श शिक्षक, चरित्रवान शिक्षकों को स्थापित किया था, पढ़ाने के लिए भेजा था। और उनका एक मानना था कि जो बच्चे हैं उनको किताबी मतलब पुस्तक ज्ञान के साथ साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान भी क्या किया जाए, सिखाया जाए। साथ साथ में अंग्रेजों के ज्ञान के जगह उन्हें स्वदेशी ज्ञान दिया जाए, इनका वो मानना था। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कि पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी जो थे
वो थे चंपारण में भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। कौन थे? पुंडलिक जी। तो पुंडलिक जी जो थे चंपारण में भितिहरवा जो स्कूल था उसके वो शिक्षक थे। वे गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। क्या थे? गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने बेलगांव से 1917 में बुलवाया था। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे। मतलब इनको गांधी जी ने बुलवाया था पढ़ाने के लिए। कौन सा स्कूल में? तो वो बुलाया था भितिहरवा आश्रम विद्यालय में पढ़ाने के लिए। और उसके ये क्या थे? शिक्षक थे। और उन्हें इस शिक्षा को देने के लिए बुलाया गया था कि वे इस शिक्षा को ग्रहण करें। वे गांधी जी के क्या थे? सच्चे अनुयायी थे, गांधी जी को मानने वाले थे। और गांधी जी ने इन्हें बेलगांव से 1917 में बुलवाया था। वे बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी शिक्षक थे, इसके लिए उन्होंने बुलवाया था। क्योंकि गांधी जी को मानना था कि अच्छे शिक्षक को अगर स्थान दिया जाए तो जरूर जो है अच्छा करेंगे, बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे। गांधी जी चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें क्या है? तो गांधी जी चंपारण आंदोलन की महत्वपूर्ण सीखें दो है। एक तो निर्भीकता और स्वतंत्रता, तथा दूसरा जांच पड़ताल कर दोषारोपण करना, अर्थात अनजाने ही किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को पुंडलिक जी जैसा निर्भीक बनाना चाहिए। मतलब उनका मानना था, जो उनका अनुयायी थे पुंडलिक जी, उनके जैसा निर्भीक बनाना चाहिए। और उनका दो चीज वहां से उन्होंने सीखा था। पहला कि कोई भी दोषयुक्त अगर व्यक्ति है तो उस दोषयुक्त व्यक्ति को दोष अगर किया है तो उसकी सजा मिलना चाहिए, अगर नहीं किया है तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा जो था निर्भीकता और स्वतंत्रता, ये दो बातों को वहां से उन्होंने सीखा था। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि चौड़ा और मन किसे कहते हैं? चौड़ और मन किसे कहते हैं? चौड़ और मन ताल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ताल को कहते हैं। चौड़ और मन ताल को कहते हैं। चौड़ जहां उथेल ताल होते हैं, वही मन गहरे ताल। चौड़ में जाड़ा एवं गर्मी में पानी कम हो जाता है, उसमें खेती भी होती है, तथा मन गहरे और विशाल ताल होते हैं। मन क्या होते हैं? गहरे और विशाल ताल होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भुइयां चंपारण कैसे आए? भुइयां चंपारण कैसे आए? तो भुइयां दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग चंपारण आए थे। कहां से आए थे? तो भुइयां जो थे दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां लोग चंपारण आए थे। धांगर की तरह ये लोग भी नील की खेती के लिए लाए गए थे। मतलब ये जाति जो है, ये भुइयां जो आप देख रही है एक प्रकार का जाति है, जिसको कहां से लाया गया था? दक्षिण बिहार के गया जिला से लाया गया था। किस चीज के लिए? तो नील की खेती करवाने के लिए। कहां लाया गया था? तो इन्हें लाया गया था चंपारण। कहां लाया गया था? चंपारण। इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, चंपारण ने किसको किसको आश्रय दिया था? तो चंपारण ने बहुतों को आश्रय पाया था। 12वीं शताब्दी में कर्नाटवंशी राजा आए। मुसलमान शासक गयासुद्दीन तुगलक ने भी राज किया। आजीविका की खोज में थारू, धांगर, भुइयां आदि आदिवासी वर्ग के लोग आए। जुल्मी अंग्रेजों ने भी यहां पर आकर खूब कमाया। इतना ही नहीं, बांग्लादेशी शरणार्थी को भी यहां पर शरण मिला था। ये सब लोग जो थे कहां आए थे? चंपारण आए थे और चंपारण में आश्रय लिए थे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर, वैशाली की महत्व का वर्णन करें। और हम लोग वैशाली जिला से भी आते हैं, तो वैशाली का महत्व का वर्णन करें तो वैशाली जो था लिच्छवी की राजधानी थी। लिच्छवियों की क्या थी? राजधानी थी। और ये इतिहास में जब आप पढ़िएगा, हिस्ट्री है तो आपको हिंदी है 12th क्लास की, पर आप जब इतिहास में पढ़िएगा तो वैशाली का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हमारे बिहार का भी बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी कहां के थे? बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो वैशाली, और वैशाली का भी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। वैशाली जो था लिच्छवियों का क्या था? राजधानी था। जैसे अभी बिहार की राजधानी कहां है? पटना है। उसी प्रकार उस समय वैशाली, उसी समय लिच्छवियों का राजधानी कहां था? तो वैशाली था। वैशाली लिच्छवियों की राजधानी थी। यहां की राज नर्तकी आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपना आक्रमण समर्पित कर दिया। जैन तीर्थक महावीर का जन्म भी यहीं से हुआ था। और ये जगह ऐसा है जो जहां पर बौद्ध, जैन, ये सब धर्म के लोग आए। और यहां पर एक और बात महत्वपूर्ण है, यहां पर एक जैन तीर्थक थे जिनका जन्म भी हुआ था, जिनका नाम था महावीर। तीर्थक जिनका नाम था महावीर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंपारण के लोगों से लेखक को क्या शिकायत रही है? तो चंपारण की भूमि राष्ट्रीय हो नहीं, अंतरराष्ट्रीय धरोहर है। यहां के लोग इस धरोहर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। यही लेखक का शिकायत था चंपारण के लोगों से। अगला प्रश्न है कि वृक्ष के संदर्भ में लेखक की क्या धारणा है? तो वृक्ष के संदर्भ में हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। वृक्ष हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है। वह प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह होती है। प्रकृति देवी की प्रतिमा की तरह होती है। इससे काटने का अर्थ देवी की मूर्ति को भंग करना। इससे पर्यावरण असंतुलित हो उठता है। अगर हम वन है, पेड़ पौधे को अगर काट रहे हैं, तो देखिए पेड़ पौधे अगर आप काट रहे हैं तो इससे पर्यावरण का असंतुलन हो जाता है। जिससे आप देखिएगा कि बारिश के मौसम, जो मौसम बारिश का नहीं है उसमें भी बारिश हो जाता है। जो मौसम बारिश का है उसमें सुखाड़ आ जाता है। ये सब जो होता है पर्यावरण असंतुलन होने के कारण होता है। साथ साथ में अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो दिक्कत होना ही तय है। तो इसलिए हम लोग एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो पेड़ कच्चे हैं उसको न काटे, जो वृक्ष कच्चे हैं उसे न काटे। सूख गया तो उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर पर्यावरण को हम लोग क्या करें? सुरक्षित रखें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं। ओ सदानीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ओ सदानीरा पाठ के लेखक का नाम आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाए थे, जिनका नाम था जगदीश चंद्र माथुर। क्या था? जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ओ सदानीरा गद्य कौन सी विद्या है? तो आपको पहले भी बताए हैं कि ओ सदानीरा जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि ओ सदानीरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? तो बोलते क्षण। कौन सा? बोलते क्षण, याद रखेंगे इसको, बोलते क्षण। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ओ सदानीरा किस नदी को कहा गया था? तो ओ सदानीरा जो था वो गंडक नदी को कहा गया था। किसे कहा गया था? गंडक नदी को कहा गया था। अगला प्रश्न है कि ओ सदानीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया था? तो चंपारण क्षेत्र का वर्णन किया था। चंपारण के गंडक नदी के जो किनार है उसका वर्णन किया गया था कि कितना अच्छा होता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि ओ सदानीरा पाठ में कहां वर्णन किया गया था? तो गंडक के किनारे का क्षेत्र का वर्णन किया गया था। गंडक के किनारे का क्षेत्र का वर्णन किया। अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर हुआ था। शाहजहांपुर हुआ था।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो वो थे जिला अधिकारी। क्या थे? जिला अधिकारी थे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जगदीश माथुर की कौन सी रचनाएं हैं? तो है चारु मित्रता। क्या है? चारु मित्रता। याद रखेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है? चारु मित्रता। अगला रचनाएं नहीं, एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं है? तो वह है चारु मित्रता। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष पूर्व बौद्ध उपदेश देते रहे? तो लगभग जो था 2500 वर्ष तक जो था पूर्व बुद्ध जो थे उपदेश देते थे। उसके बाद है हरसिंह देव किस वंश के राजा थे? तो वो थे कर्ण वंश के राजा थे। हरसिंह देव किस वंश के राजा थे? तो वो थे कर्ण वंश के राजा थे। उसके बाद है कर्नाट वंश का शासक चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था? तो वो था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन था? तो वो था नान्यदेव। कौन था? नान्यदेव। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हरसिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक ने किया था? तो वो किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में धागर कब लाए गए थे? तो 18वीं शताब्दी में लाए गए थे। क्यों लाए गए थे? तो नील की खेती करवाने के लिए लाए गए थे। अगला प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। मतलब कब गए वहां? तो 1917 में गए थे। अगला प्रश्न है कि भितिहरमा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी? तो एमन साहब की चलती थी। किसकी चलती थी? एमन साहब का। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? तो भितिहरवा में गए थे। कहां टिकी थी? भितिहरवा में। अगला प्रश्न है कि पुंडलिक जी क्या थे? तो शिक्षक थे। कहां के? तो भितिहरवा विद्यालय के, भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। उसके बाद है कि लोरिया से निकलकर भिखंडना थोड़ी तक कौन नदी जाती है? तो वो जाती है पंडई। कौन नदी जाती है? पंडई। उसके बाद है श्रेयमान में आकर्षक का केंद्र क्या था? तो वो था ताल। क्या था? ताल। अगला प्रश्न है श्रेयमान कहां है? तो बेतिया से 4 मील दूर है। कितने मील? तो बेतिया से जो है 4 मील दूर है। बेतिया से 4 मील दूर है। अगला प्रश्न है कि एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? तो अमूलवा का। किसका था? अमूलवा का। उसके बाद है कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहां के वासी थे? तो कर्नाट वंश के जो राजा थे वो दक्षिण के थे। कहां के थे? दक्षिण के थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। आपका एग्जाम का लगभग 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसका मात्र 20 दिन बचा है। तो इसलिए आप लोग जो है पूरा मन धन लगाकर, मन तन लगाकर अच्छा से उसको रिवीजन करें और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं और आप जो है 450 के पार जाएं। यही मेरी आप लोग से अनुरोध रहेगी कि आप मेहनत को, रिवीजन को बहुत ही ज्यादा करें। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे अभी, उतना ज्यादा आप क्या करेंगे? रिजल्ट को बनाएंगे। और सेल्फ स्टडी करने का भी तरीका होता है उसमें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें देखिए जो आपका कमजोरी जिस सब्जेक्ट में है या जिस सब्जेक्ट में जहां पर कमजोरी है उसको हटाने का प्रयास करें, दूर करने का प्रयास करें और उससे मजबूत बनाएं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।